नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 और डीआरडीओ और एमपीटीओ की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न होंगे। आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप वहाँ बैठ जाना, यहाँ से प्रश्न उसमें अधिकतर मिल ही जाएंगे। लगभग 90 से 95% यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमने बहुत सारे टॉपिक, लगभग यूथ कंपटीशन बुक समाप्त होने की ही कगार में है। अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो 102-3 बार ज़रूर देखें, ताकि आपके परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिले। दोस्तों, जो हम टॉपिक कराते हैं इसका पीडीएफ भी दे देते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है वैद्युत मापक यंत्र, यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटेस। ये आज हमारा टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं, जो कि 0 से 1 मिलीमीटर में 100 विभाजन है। उस मिलीमीटर का विभेदन रिवोल्यूशन ज्ञात कीजिए, यानी विभेदन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला है, विभेदन बराबर 1/, विभाजन यहाँ पर मान रखेंगे 1/100 रख के इसको भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मिली में यहाँ पर दिया गया है। मिली में ही आंसर आ रहा है, तो आपका 0.01 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ये सवाल है हमारी क्लास में। दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करें। जो सवाल आए उसे अपने आप पहले वीडियो को रोक कर हल किया करें। क्या आपको ये सवाल आ रहा है? अगर आ रहा है तो ज़रूर कमेंट किया करें कि हमें सवाल आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 उपकरण एक दिन में 2.5 घंटे और 5 घंटे तक उपयोग किए जाते हैं और 200 वोल्ट की डीसी आपूर्ति से जुड़े हुए होने पर क्रमशः 2 एम्पियर और 0.5 एम्पियर की धाराएं लेते हैं। दोनों उपकरणों द्वारा किए जाने वाले दैनिक ऊर्जा व्यय की गणना करें। दोस्तों, इसमें ऊर्जा की व्यय की गणना करना है। जैसे कि दोस्तों, टाइम आपका दिया है। पहला टाइम मान लो दिया है कि 2.5 घंटे, दूसरा टाइम दिया है 5 घंटे। चलिए मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूँ कैसे यहाँ पर हल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर टाइम देखिए दिया गया है, धारा दी गई है, वोल्टेज दिया गया है। दूसरे में देख सकते हैं टाइम, धारा, वोल्टेज दिया गया है। और सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, P बराबर VIT, इस पर रख देना है। पहले P1 निकालना है, फिर बाद में दोस्तों P2 निकालना है। P2 निकाल के P1 प्लस P2 कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1.5 किलोवाट, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल वही तरह किया गया है। आप कैलकुलेशन कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। 2 ओम प्रतिरोध वाला एक पीएमसी टाइप मिली एमीटर 100 मिली एम्पियर तक का पाठ्यांक ले सकता है, तो इसे 10 वोल्ट तक पाठ्यांक ले सकने वाले वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध संयोजित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप इसे हल करेंगे तो आपका इसमें जो उत्तर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए 98 ओम। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे हल किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार हल किया गया। जैसे कि आप फार्मूला जानते ही होंगे, जो कि ओम के नियमानुसार होता है, R बराबर V/I होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कि आपका V दिया गया है 10, देख सकते हैं, और R जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो धारा दी गई है 100 मिली एम्पियर, और यहाँ पर निकालना है आपका R इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पर फार्मूले पर मान रख देना, V का मान 10 अपान I का मान रख देना 100 मिली एम्पियर। 100 उसी तरह रखना, मिली का मतलब 10⁻³ होता है दोस्तों। या इसका मान रख कर आप हल कर लेंगे तो आपका 100 ओम आ जाएगा। फिर दोस्तों, R इक्विवेलेंट बराबर एमीटर प्रतिरोध प्लस R होता है। यहाँ पर R इक्विवेलेंट का मान रखेंगे 100 बराबर 2 प्लस R रख देंगे, यहाँ से मान निकाल लेंगे, आपका 98 आ जाएगा।
अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एनालॉग प्रकार के माप यंत्र का उपयोग डीसी मशीन के लिए नहीं किया जा सकता? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रेरण। ये दोस्तों एसी के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। प्रेरण प्रेरण यानी इंडक्शन एनालॉग प्रकार के माप यंत्र का उपयोग डीसी मापन के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि दोस्तों प्रेरण माप यंत्र का उपयोग केवल एसी मापने के लिए ही किया जाता है। दोस्तों इसमें डीसी के मापन के लिए लौह चल संयंत्र तथा मूविंग कॉइल उपयंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, आप पेन कॉपी जरूर ले लें और इन सभी सवालों को आप वीडियो को रोककर हल जरूर करें। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और इसमें 100 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण पैमाना विक्षेपण फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रभाव प्रदान करता है। इस मीटर को 100 वोल्ट के मापन के लिए वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग किया जाना आवश्यक है। प्रतिरोध डैश। दोस्तों इसको आप हल करेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मीटर के साथ श्रेणी क्रम में 990 ओम, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर सारे मान यहाँ पर दिए गए हैं जो कि दोस्तों वी बराबर वोल्टेज बराबर 100 दिया गया है, वी एम बराबर आई एम गुणे आर एम, जो कि दोस्तों इस सभी पर मान रख देंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मान रख कर कैलकुलेशन कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 990 ओम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक चल कुंडली और एक चल लौह प्रकार के एमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं जो अर्ध डायोड दिष्टकारी यानी हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर के आउटपुट से संयोजित हैं। चल लौह प्रकार के एमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर है। चल कुंडली कॉइल मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? दोस्तों इसमें सवाल है, यहाँ पर आप हल करेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आएगा 3.18 एम्पियर, जैसे कि यहाँ पर मान सभी का मान दिया गया और फार्मूले पर रखते गए आपका उत्तर निकल कर आ गया, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं IRMS मान बराबर दोस्तों IM/2, यहाँ पर मान रख देंगे, IM का मान निकल आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर IDC का मान निकालेंगे, IM/पाई का मान रख देंगे, यहाँ से हल कर लेंगे तो आपका आंसर निकल अगर आ जाएगा 3.18 एम्पियर, सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों हम सही ढंग से डिटेल्स नहीं समझा सकते, क्योंकि दोस्तों इस डिटेल से समझाने लगेगा पूरा टाइम इसी में ख़त्म हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, जो कि आपके इसमें सारे प्रश्न नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम जल्दी करवा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक एमीटर का प्रतिरोध, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहुत कम होता है। दोस्तों जो एमीटर प्रतिपथ के श्रेणी में तथा वोल्ट मीटर प्रतिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है, ये आपको सभी को पता ही होगा। चलिए दोस्तों बाकी अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एसी मापन के लिए वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी व्याख्या कैसे दी गई है, आप खुद से देख सकते हैं वीडियो को रोककर। चलिए देख लेना आप। अगला प्रश्न है, एक विभव मापी में कुल कितने लीड होते हैं? राइट आंसर दोस्तों 3 होते हैं। विभव मापी से वोल्टता का मापन किया जाता है, जैसे कि वोल्टेज का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सवाल है दोस्तों जो सवाल आ जाया करे उसे वीडियो को रोककर आप खुद से हल किया करें कि आपका सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ नहीं आएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को रोककर सवाल को ज़रूर हल किया करें। अगर नहीं आ रहा है तो हम दिखा तो देते हैं इसमें कैसे हल किया गया है। चलिए 2 ओम प्रतिरोध वाले एक PMMC एमीटर का फुल स्केल मान 5 एम्पियर है। यदि 0.5 ओम मान वाले एक शंट को इसके एक साथ संयोजित किया जाता है तो इसकी नई रेंज क्या होगी? दोस्तों इसमें आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 25 एम्पियर, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हल किया गया। यहाँ सारा मान दिया गया है। एमीटर के क्रॉस वोल्टेज दोस्तों V बराबर IR होता है। यहाँ पर पहले
आई का मान 5 रखेंगे, आर का मान 2 रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आई का मान 5 है, आर का मान 2 है। यहाँ पर वी का मान निकालेंगे तो 10 वोल्ट आएगा। फिर आगे करेंगे आई बराबर निकालेंगे तो आई का मान दोस्तों संट द्वारा प्रवाहित धारा यानी संट में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संट में V बराबर तो 10 निकाला हमने, R बराबर शंट में जो दोस्तों 0.5 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर हल करेंगे तो आपका 20 एम्पियर आ जाएगा। फिर दोनों मतलब दोस्तों नई रेंज निकालेंगे, इसमें दोनों धाराओं को जोड़ देंगे, आपका 25 एम्पियर आ जाएगा। अगला प्रश्न है मेगर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर उच्च प्रतिरोध। मेगर का उपयोग उच्च प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। मेगर एक हस्तचालित डिश यानी डीसी जनरेटर जिसके द्वारा किसी संस्थापन, मोटर, विद्युत मशीन आदि का प्रतिरोध नापा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मापदंड को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है? राइट आंसर तापमान। तापमान को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा एसी तथा डीसी दोनों पैरामीटर को मापा जा सकता है। एक अच्छे मल्टीमीटर की सुग्राहिता जो है दोस्तों 20 किलो ओम प्रति वोल्ट होती है। अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है एक अर्धचालक युक्तियों का स्वास्थ्य किसकी सहायता से जांच किया जा सकता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डिजिटल मल्टीमीटर, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों इसके द्वारा एसी व डीसी वोल्टता, धारा तथा प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है। दोस्तों मल्टीमीटर द्वारा एसी और धारा और प्रतिरोध का माप सकते हैं। इसमें सूचना अर्थात रीडिंग अंक प्रणाली में होते हैं। इसके लिए एलईडी डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दोस्तों आपने मल्टीमीटर देखा ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर है? दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी 3600 कूलाम। सिंपल सा फार्मूला है, एम्पियर घंटा बराबर एम्पियर गुणे घंटा, यहाँ पर मान रख देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है एमीटर की रेंज को एक डैश मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निम्न, ये इसका सही उत्तर है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि दिया गया है दोस्तों 750 वाट प्रति 250 वोल्ट एक आयरन को 90 मिनट की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें होने वाली ऊर्जा व्यय की गणना कीजिए। दोस्तों ऊर्जा बराबर दोस्तों वाट गुणे घंटा अपान 1000 होता है, जो कि दोस्तों आप हरदम करते ही होंगे। यहाँ पर आप मन रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1.125 किलोवाट घंटा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है डायनमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाट मीटर, ये इसका सही उत्तर है। और डायनमो प्रकार के वाट मीटर का उपयोग डीसी अथवा एसी स्रोत पर समान रूप में किया जाता है। इस यंत्र का पैमाना वाट मीटर के लिए समरूप होता है, ये इसकी व्याख्या है। अगला है जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सेस्टेंस मतलब सेस्टर, जो कि दोस्तों देख सकते हैं जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध को सेंसटर कहा जाता है। तापमान में वृद्धि के सेंसटर का प्रतिरोध एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, अतः इसका प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक होता है। इसका प्रतिक्रिया पीटीसी थर्मिस्टर से तेज होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है। अगला है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है चल लौह प्रकार के एमीटर में कुंडली में डैश होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोटे तार और फेरों की कम संख्या है, ये इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ व्याख्या देखते हैं, जैसे चल लौह यंत्र एमीटर वोल्टमीटर डीसी तथा एसी दोनों ही विद्युत सप्लाई में प्रयोग किए जा सकते हैं। चल लौह प्रकार के उपयंत्रों में वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली प्रयोग की जाती है। इस यंत्र का पैमाना समरूप नहीं होता है, ये इसके कुछ पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है तार स्थापना
के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है मेगर का उपयोग करते हैं। और दोस्तों मेगर का उपयोग चालक की सतत यानी कंटिन्यूटी जांच करने के लिए भी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा के रीडिंग का रिकॉर्ड करते हैं उन्हें डेड डैश इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। राइट आंसर रिकॉर्डिंग कहते हैं। दोस्तों इसमें जो है वह उपयंत्र जो किसी राशि के तात्कालिक मान को संकेतक के रूप में द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जैसे कि अमीटर, वोल्टमीटर, ओममीटर इत्यादि। वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मानों को दर्शाता है इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है, जैसे कि एनर्जी मीटर, जो कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न दिया गया है। टार्क को सूचक को इसमें स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण पर लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिफ्लेक्टिंग, ये इसका सही उत्तर है। बाकी दोस्तों आप देख लेना, जैसे कि संकेतक में उत्पन्न होने वाले कंपनों को समाप्त करने वाला टार्क डैम्पिंग कहलाता है, जैसे कि किसी वैद्युत मापक यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टार्क के कारण उत्पन्न टार्क की गति को नियंत्रित करने वाला टार्क कंट्रोलिंग टार्क कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है। एक मापने वाला उपकरण जो नियंत्रण टार्क लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग किया जाता है, मतलब उपयोग करता है, केवल डेड डैश स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। राइट आंसर खड़ा यानी वर्टिकल। दोस्तों देख सकते हैं गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली केवल ऊर्ध्वाधर या खड़ा में ही प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसका फिगर दिया गया है, आप समझ लेना। अगला प्रश्न है, डेड डैश का उपयोग एक प्रतिरोध को आउटपुट करने के लिए किया जा सकता है जो उस पर लागू वोल्टेज का एक कार्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पोटेंशियोमीटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। एक एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम, डेड डैश रजिस्टर सिस्टम और डेड डैश बुनियादी निर्माण भागों में बनाते हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, जो कि देख सकते हैं आप, आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि मूविंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम, ये इसका सही उत्तर। पहले मूविंग सिस्टम यहाँ भरेंगे, यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम, बुनियादी निर्माण के भागों में ब्रेकिंग सिस्टम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों अगला प्रश्न है आपका। दोस्तों एनर्जी मीटर समाकलन यानी इंटीग्रेटिंग प्रकार का उपयंत्र होता है। अगला प्रश्न है, किस ऊर्जा मीटर सिस्टम में एक रोटेटिंग एल्युमिनियम डिस्क होती है जिसे श्रृंखला और शंट मैग्नेट के वायु अंतराल के बीच रखा जाता है और एक शाफ्ट पर चढ़ाया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मूविंग सिस्टम, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर व्याख्या खुद से देख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक एनर्जी मीटर में जब चुंबकीय क्षेत्र एडी करंट पर परस्पर प्रभाव डालता है तब क्या होता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि एक टार्क उत्पन्न होता है जो बल लगाता है और डिस्क के घूमने का कारण बनता है, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ देख लेते हैं व्याख्या। इसकी इकाई जूल अथवा किलोवाट घंटा होती है और एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग प्रकार का उपकरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, एक एनर्जी मीटर में शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्राइविंग सिस्टम में कैसे जुड़ा होता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉइल वितरण के साथ जुड़ा होता है और जो वितरित वोल्टेज के अनुपातिक करंट को ले सकता है, मतलब ले जाता है, ये इसका सही उत्तर है। बाकी दोस्तों यहाँ पर व्याख्या देख लेना, वही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरुंधति जनित्र को सबसे उत्तम वर्णन करता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर दिया गया है, गैर जैवक्रिय
गैर ज्वक्रीय तरंग तथा जहां तरंग रूप शून्य से बढ़कर उच्चतर स्तर तक पहुंच जाती हैं और फिर शून्य तक गिर जाती हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इन सारी वीडियो की यहाँ पर पीडीएफ दी गई है, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से करवा दिया है, और इसकी भी पीडीएफ 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं, एनर्जी मीटर के ड्राइविंग सिस्टम का मुख्य घटक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर शंट चुंबक के केंद्रीय भुजा पर कॉपर शेडिंग बेड लगे हो रहते हैं तथा शेडिंग चुंबकी की भुजाओं पर समकारी कुंडली लगी रहती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मीटर के रजिस्टरिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम डिस्क के घुमावों की संख्या रिकॉर्ड करें। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एनर्जी मीटर में प्रेशर कॉइल के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट और सप्लाई वोल्टेज क्या संबंध है? राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि वितरित वोल्टेज की तुलना में करंट 90 डिग्री से पीछे है। ये इसका सही उत्तर है। बाकी व्याख्या आप खुद से देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगला प्रश्न है, डैश डैश उपकरण वितरण से जुड़े जाने पर दी गई अवधि के अनुसार मापी जाने वाली कुल मात्रा देते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटिंग। ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप व्याख्या देख लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग एक चलते हुए लोहे का उपकरण कंट्रोलिंग टॉर्क को पाने के लिए किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग कंट्रोल। जैसे कि दोस्तों कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देख लो। इसका उपयोग एमीटर तथा वोल्टमीटर बनाने के लिए किया जाता है। एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। इसका पैमाना आरेखीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मेगर उपयोग करने के लिए उद्देश्य को दर्शाता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबलों का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापना। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापन मेगा ओम में किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी करने होंगे। ऊर्जा मीटर की डिस्क डैश डैश नामक सामग्री से बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कैसे दिया गया है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर एमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान डैश डैश होता है। सही उत्तर है, बहुत कम होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मल्टीमीटर का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध, ये सभी को मापते हैं मल्टीमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, सीटी का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? धारा। चलिए अगला प्रश्न है, और इसमें दोस्तों जो सीटी होती है, इसमें इसकी प्राथमिक कुंडलन या प्राथमिक वाइंडिंग में केवल एक टर्न या 2 टर्न होता है, जबकि द्वितीयक वाइंडिंग पतले तार की तथा अनेक टर्न वाली बनाई जाती है। और दोस्तों सीटी का उपयोग धारा को मापने के लिए किया जाता है, और ये एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात धारा अपचायक प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राथमिकता कुंडल यानी वाइंडिंग में केवल 1 या 2 टर्न होता है। अगला प्रश्न है, सीआरओ का पूरा नाम बताना है, यानी सीआरओ का। चलिए इसका जो सही उत्तर है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये इसका सही उत्तर है, यानी कैथोड किरण दोलित्र मापी। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन अघूर्ण समानता उत्पन्न नहीं किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थिर वैद्युत रूप से। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं खुद से। अगला प्रश्न है, 132 kV AC विभव पर माप सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युत वोल्टमीटर माप सकते हैं।
जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं। इस यंत्र में शक्ति खपत निम्न होती है। इस यंत्र में भौर धारा हानि तथा हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है। इस उपयंत्र का स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक 100 वोल्ट मीटर की पूर्ण पैमाने पर शुद्धता 5% है, 50 वोल्ट मापन पर प्रतिशत त्रुटि होगी। दोस्तों त्रुटि बराबर फार्मूला होता है त्रुटि प्रतिशत गुणे पूर्ण स्केल मान अपान रीडिंग मान। यहाँ पर मान रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 10%, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शक्ति गुणांक मीटर में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है इसमें। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पावर फैक्टर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल पेज पावर फैक्टर मीटर और 3 फेज पावर फैक्टर मीटर, मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक मैगर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चल कुंडली प्रकार का यंत्र होता है। और दोस्तों मेगर को इंसुलेशन टेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंसुलेशन प्रतिरोध भी मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार के उपकरण में वायु घर्षण अवमंदन का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चल लौह में। ये इसका सही उत्तर है। भंवर धारा अवमंदन का प्रयोग चल कुंडली यानी मूविंग कॉइल यानी पीएमएमसी टाइप उपयंत्र में किया जाता है। द्रव घर्षण अवमंदन वैद्युत स्थैतिकी प्रकार के वोल्टमीटर में उपयोग करते हैं। ये इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न है, पीएमएमसी मीटर माप सकते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल डीसी। ये तो सभी को पता ही होगा। पीएमसी या चल कुंडली उपयंत्र का पैमाना के एक समान होता है। पीएमसी या चल कुंडली उपयंत्र में भौर धारा अवमंदन प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि अमीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0 होगा। अगला प्रश्न है, मैगर का प्रयोग में लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुचालक के प्रतिरोध की जांच में। ये इसका सही उत्तर है। बाकी दोस्तों व्याख्या देखते हैं, जैसे कि मैगर में वायु घर्षण अवमंदन प्रयोग करते हैं। मैगर में नियंत्रण बलाघूर्ण यानी कंट्रोलिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए यानी कॉइल का प्रयोग करते हैं। मैगर को 160 आरपीएम पर घुमाया जाता है। ये इसकी व्याख्या है। दोस्तों यही थे हमारे प्रश्न, जो कि ये पार्ट पहला है। अब दोस्तों अगला पार्ट हम लेकर जल्द ही आएंगे कल, जो कि उसमें भी 50 प्रश्न होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।